This call is now being recorded. हेलो स्टूडेंट्स। बेटा ये जो आज आपका पेपर हुआ था 3 मार्च को, उसमें जो मैथ्स का सेक्शन हुआ था इस वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट था बेसिकली मैथ्स का पोर्शन। क्वेश्चन 61 आपको क्या कह रहा है? आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, और आर एक वेक्टर है, उसके लिए आपको कंडीशन क्या दे रखी है? आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी। और एक कंडीशन आपको दे रखी है आर डॉट ए इज इक्वल टू 0। आपको आर डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो एक कंडीशन आपको दे रखी है, इसको आप यूज कर सकते हो। आर क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस बी दे रखा है, तो इसकी हेल्प से मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? ए क्रॉस आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी क्रॉस बी। ठीक है, सेम ही बात है, दोनों चीजें इक्वल थी, तो ये नीचे वाला पोर्शन, येलो वाला पोर्शन भी आपका सेम होगा। अब आपको ये खोलना आना चाहिए। ठीक है, ए क्रॉस आर क्रॉस बी आप कैसे ओपन करते हो? ए डॉट बी माइनस, ये क्या आ जाएगा आपका? ए डॉट आर बी। ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका? ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी बी। ठीक है, यहां से देखो आपको एक कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, आर डॉट ए तो 0 ही हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, बच कितना गया? एक ये टर्म बच गई, एक ये और एक ये। अब यहाँ पे आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हो? एक तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, एक ए डॉट बी की वैल्यू निकाल सकते हो, और एक ए डॉट सी की वैल्यू निकाल सकते हो। ये वैल्यूज निकाल के क्या करो, यहाँ पर पुट कर दो। ए आपको गिवन है, बी आपको गिवन है, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ये ए है और ये बी है, तो ए डॉट बी निकालोगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। सिमिलरली आप ए डॉट सी निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका ए है और ये आपका सी है, तो ए डॉट सी निकालोगे तो ये हो जाएगा 8 + 7 दैट इज 15। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज आप क्या करो, यहाँ पुट कर दो। ए डॉट बी की वैल्यू 3 है तो ये बनेगा 3R। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए डॉट वैल्यू की 3 है तो 3C माइनस 15B। यहाँ से मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, आर वेक्टर की, तो एक काम करो, पहले तो 3 कॉमन ले लो, 3 तो कट ही जाएगा, बनेगा सी वेक्टर माइनस 15 बी वेक्टर 5 बी वेक्टर। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी आपको पता है कितना है, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 7k कैप, माइनस 5 बी की वैल्यू कितनी है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आपका आर वेक्टर कितना आ जाएगा? माइनस आई कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब आपको आर डॉट बी की वैल्यू निकालनी थी, आपने आर वेक्टर निकाल लिया, बी वेक्टर आपको गिवन है, डॉट प्रोडक्ट करना है आपको सीधा। तो कितना हो जाएगा? बी आपको गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट निकालना है आपको, माइनस आई कैप माइनस 8j कैप प्लस 2k कैप। तो ये कितना हो जाएगा आपका? सॉल्व करोगे तो यहाँ से -7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट तो सबको आता है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। कितना आ जाएगा आपका आंसर? -7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें एक तो आपको ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान होना चाहिए कि भाई इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ प्रॉपर्टी यूज की है, प्रॉपर्टी इन द सेंस क्वेश्चन में गिवन था वो वाला कंपोनेंट यूज किया है। उसके बाद हमने क्या किया? आर वेक्टर निकालना था, तो यहाँ सिंप्लीफाई करके आर वेक्टर निकाल लिया। लास्ट में हम लोगों को आर डॉट बी निकालना था, तो हमने क्या किया? आर वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखा है और ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, where trace of P denotes the trace of the matrix P, that is sum of all the diagonal elements of the matrix P। ये तो हमें पता है भाई, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने को बोल रहा है तो हमें डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। ठीक है, और एडजॉइंट P क्या है? डिनोट्स द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो ये चीज हमें निकालनी है, तो एक बार इसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। पहली चीज, फॉर्मूला क्या होता है? डेटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। अब n क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3 दे रखा है ऑर्डर, तो 3 माइनस 2 1 बनेगा, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक ए और लगा हुआ है यहाँ पर, तो तुम भी ए से मल्टीप्लाई कर दो।
ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर ही है तो कितना हो जाएगा डेटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, आपको इसका ट्रेस निकालना था, तो बेसिकली आपको ट्रेस किसका निकालना है, हमने सॉल्व कर लिया इस पार्ट का। तो हमें डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, ए की पावर 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे निकालोगे, डेटरमिनेंट ऑफ ए तो सिंपल निकल जाएगा, 2 3 1 1 5 6 -1 -2 1। इसका डेटरमिनेंट सॉल्व करो, कितना आ रहा है, 2 इंटू में 5 -12 -1 इंटू 3 -2 -1 इंटू में 18 -5। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -28। सिमिलरली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है 2 बार, पावर 2 है तो कितना हो जाएगा ये 2 3 1 1 5 6 -1 -2 1 2 3 1 1 5 6 -1 -2 और 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना आता है, यहाँ से रो उठाओ, यहाँ से पहला कॉलम उठाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4 + 3 - 1, ये हो जाएगा 6। तो पहला एलिमेंट कितना आ गया 6। फिर पहली रो उठाओगे, सेकंड कॉलम उठाओगे तो सेकंड एलिमेंट निकलेगा 1। इसी तरीके से पहली रो उठा के मल्टीप्लाई करोगे थर्ड कॉलम में तो आपका -1 आंसर आएगा, थर्ड एलिमेंट आ गया फर्स्ट रो का। सिमिलरली आप सॉल्व करोगे तो इसको यहाँ 23 आ जाएगा, यहाँ 40, यहाँ 9, यहाँ 21, यहाँ 37 और यहाँ 12। ये मुझे मिल गया ए पावर 2 की वैल्यू। तो मुझे ट्रेस निकालना है, तो बेसिकली आप ट्रेस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। यहाँ पर डेटरमिनेंट ऑफ ए तो बाहर निकल जाएगा, स्केलर है, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर मतलब तुमको डायगोनल एलिमेंट्स ए स्क्वायर के ऐड करने हैं, तो 6 + 40 + 12 कितना हो गया 58। और डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू तुम निकाल चुके हो -28, तो हो गया -28 इंटू में 58। तो ये ओवरऑल आंसर कितना निकल जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो -1624। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको ये प्रॉपर्टीज ही ध्यान होनी चाहिए, अगर ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान नहीं है तो सॉल्यूशन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ABC is a variable triangle such that A is 3, 2, B and C lie on the line this। ABC एक वेरिएबल ट्रायंगल है, ये A है, इधर B है, इधर C है। सपोज एक ट्रायंगल मैंने ले लिया, ये पॉइंट आपको दे रखा है 3, 2। इस लाइन की, इस लाइन सेगमेंट या लाइन की इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, y = 2x + लैम्डा। आपको पता है कि ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड पे लाई करता है, क्योंकि एल्टीट्यूड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये ऑर्थो सेंटर होता है। तो अगर मैं बता रही हूँ कि ये एक लाइन सेगमेंट है जिस पर ऑर्थो सेंटर लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, सपोज ये पॉइंट P है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे को एपी की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड पर ही होगा, उससे आगे उससे बाहर तो हो नहीं सकता। तो मेरे को एपी की इक्वेशन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, पहले इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को तो स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। देखो स्लोप मेरे पास है, सॉरी पॉइंट मेरे पास है, स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगी, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है -1। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसको y = mx + c से कंपेयर कर लो, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो एपी का स्लोप क्या हो जाएगा -1/2। तो अगर मुझे एपी की इक्वेशन लिखनी है तो मैं लिख सकती हूँ y - 2 इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू में x - 3। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा, x + 2y = 7, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 2y - 7 = 0। यही क्या है आपका लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, बी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बार के लिए भूल जाओगे, तुमको कोई सीक्वेंस दे रखा है, तुम अगर कोई जीपी में सीक्वेंस मानते हो स्टैंडर्ड, तो कैसे मानते हो, ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसी तरीके से मानते हो, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू जितने भी टर्म्स बोली जाएं। सपोज एन टर्म्स की बात कर रही हूँ मैं, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए आर की पावर n-1। ओके, आपको जो वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसके लिए पीएन निकालना पड़ेगा। पहले पीएन क्या है, इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। मतलब मान लो ये पहली एन टर्म्स तुमने लिखी हुई है, इनका प्रोडक्ट करना है, एन टर्म्स लिखनी है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए आर की पावर n-1। तो पी एन क्या हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगी तो क्या बनेगा, ए की पावर एन, आर की पावर कितनी हो जाएगी 0 1 2 अप टू n-1। ऐड करोगे तो कितना बनेगा फॉर्मूला, n × n-1/2। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स वाला फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो इसको। पीएन की वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन हमें पीएन की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी है पीएन की पावर
1 बाय एन की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पावर 1 बाय एन कर दो, तो Pn की पावर 1 बाय एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसके ऊपर जब पावर आप 1 बाय एन करोगे तो कुछ चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी। ये पावर 1 बाय एन करोगे, देखो ये एन इस एन से कट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, तो ए बचेगा खाली। ये वाला एन भी इस एन से कट जाएगा, तो आर की पावर कितनी बचेगी, एन माइनस 1/2। ये मेरी वैल्यू आई है इसकी, ठीक है। पर मुझे इसका समेशन करना है, तो समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी Pn, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी ए आर की पावर एन माइनस 1 बाय में 2। तो आप क्या करते हो, समेशन ओपन करने के लिए एक एक करके एन की वैल्यूज डालोगे। ए तो देखो कांस्टेंट ही है, को तो बाहर ही पड़े रहने दो, अंदर जैसे ही तुम एन की वैल्यू 1 डालोगे तो आर की पावर 0 बनेगा, मतलब 1। एन की वैल्यू 2 डालोगे तो आर की पावर क्या बनेगा, 1/2, मतलब रूट आर। 3 डालोगे तो क्या बनेगा, आर। 4 डालोगे तो आर रूट आर, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। पर इन्फिनिटी तक है तो ये चलती जा रही है। ये भी आपकी क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है। इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू 1 है, 1 माइनस आर, आर कितना है यहाँ पर, रूट आर। कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पर, रूट आर। तो आपका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया है, ए अपॉन 1 माइनस रूट आर। ये आपने एक स्टैंडर्ड जीपी मानी थी, इसके अंदर आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको क्वेश्चन में एक सीक्वेंस गिवन है, तो आप कंपेयर कर लो ना। यहाँ पर ए है, ए क्या था, फर्स्ट टर्म, तुम्हारी फर्स्ट टर्म कितनी है 16, तो ए की वैल्यू 16 डाल दो। 1 माइनस रूट आर, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कॉमन रेशियो कितना है 1/4, तो हो जाएगा अंडर रूट 1/4। इसको सॉल्व करो तो बनेगा 16 इंटू में 2, दैट इज 32 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको फॉर्मूला तो एक ही यूज हुआ है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स फॉर जीपी वाला, ठीक है। तो आप इजीली कर सकते हो, क्वेश्चन आसान था ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन दिस। अच्छा, ये आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ एन निकालनी है, मतलब ये तो आपको चलो सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, इसके लिए आपको इनवर्स ट्रिगो का नॉलेज होना चाहिए। साइन 12 प्लस कोस इनवर्स कोस 12, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन 4 पाई माइनस 4 पाई माइनस 12 प्लस कोस इनवर्स कोस 4 पाई माइनस 4 पाई माइनस 12, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहां से क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस ऑफ 4 पाई माइनस 12, और यहां से क्या मिलेगा 4 पाई प्लस 4 पाई माइनस 12। इसको सॉल्व करोगे तो कैंसिल होकर 0 ही आ जाना है आंसर। दैट मीन्स जो राइट हैंड साइड आपका लिखा हुआ है उसका तो आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। ओके, तो बेसिकली जो क्वेश्चन बच गया आपका वो ये बचा है, 8x प्लस n प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। अब कोई एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रही है, वो ग्रेटर देन 0 मतलब बोल रहा है कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है। तो ये कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और दूसरी चीज, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। तो यहां से तो मुझे मिल गया एन इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, ये कंडीशन 1 हो गई, इसको नोट करके लिख लो। सेकंड से क्या मिलेगा, डी लेस देन 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। 64 माइनस 4, ए की वैल्यू n माइनस 2 है और सी की वैल्यू n प्लस 4 है, ये क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 0। 4 कॉमन आएगा तो 16 माइनस n माइनस 2, n प्लस 4 इज लेस देन 0। तो यहां से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये फिर से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, ओपन करोगे तो इसको फिर ये वेबी कर्व का क्वेश्चन बन जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक वाला पार्ट। आप इसको ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो आपकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर सकते हो अब इसको, n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 4n माइनस 24 शुड बी ग्रेटर देन 0। n कॉमन आया तो n प्लस 6 माइनस 4 कॉमन आया तो n प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। n माइनस 4 n प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस 6 एंड 4, तो प्लस माइनस प्लस, आपको पॉजिटिव रीजन चाहिए तो ये वाला पार्ट आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ गया आंसर, n लेस देन माइनस 6 और n ग्रेटर देन 4। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात तो उसने बोला n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है n की वैल्यू, n ग्रेटर देन 4, और यहाँ से मुझे कंडीशन क्या मिली थी, n ग्रेटर देन 2, तो इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो जब इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या आएगा, n ग्रेटर देन 4। एक कह रहा है कि n जो है
2 से बड़ा है, एक कह रहा है n 4 से बड़ा है, तो कॉमन पार्ट तो 4 से बड़े वाला आ गया ना, तो n ग्रेटर देन 4 हो गया। उसने पूछा था लीस्ट वैल्यू क्या होगी n की, n नेचुरल नंबर होना चाहिए और लीस्ट वैल्यू क्या निकल सकती है यहाँ से, n इज इक्वल्स टू 5। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका? फिफ्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? A circle with center at this is such that the line this cuts a chord of length 6 units. The radius of the circle is. भाई एक सर्कल है, ठीक है, एक लाइन है जो एक कॉर्ड कट कर रही है जिसकी लेंथ कितनी है 6 यूनिट्स, इसकी लेंथ 6 है, सेंटर आपको दे रखा है 2,4, लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपको रेडियस निकालनी है, मतलब देखो बेसिकली आपको क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला, ये रेडियस है सर्कल की। ये अब सेंटर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहे हो कोड पर, तो ये बाइसेक्ट करता है कोड को, तो इतना पता चल गया पूरी लेंथ 6 थी, तो ये 3 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अगर मेरे को कैसे भी करके ये एक अगर ट्रायंगल है, इसके अंदर एसी की लेंथ और पता चल जाए, तो मैं पाइथागोरस लगा के बीसी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, अच्छा एसी हम निकाल सकते हैं। एसी कुछ ऐसा है कि तुमने एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रखा है, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हम निकाल सकते हैं एसी की लेंथ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC इज इक्वल्स टू, पॉइंट को पुट करते हो लाइन की इक्वेशन में, तो क्या बनेगा 2 + 4 + 2 इसका मॉड अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा आपका 8/√2, ये बनेगा आपका 4√2। ठीक है, तो यहाँ से AC की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4√2, ये वैल्यू आ गई आपकी 4√2, ये वैल्यू आपको पता ही है 3 थी, तो BC क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, CB² इज इक्वल्स टू R² इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ पे AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इंटू 2, या फिर एक बार लिख लो 4√2 का स्क्वायर, AB कितना था 3, तो 3 3 हो जाएगा 9, तो आएगा 32 + 9 दैट इज 41, या ये R² की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 41। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद तो आपने ट्रायंगल में प्रॉपर्टी लगाई है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, अब इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा था, नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स ABCDEFG वेयर A इज लेस देन B इज लेस देन C इज लेस देन D इज ग्रेटर देन E ग्रेटर देन F ग्रेटर देन G सच दैट ABCDEFG जो है यही इन्हीं डिजिट से आप ले सकते हो, मतलब A की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 3 अप टू 9 कुछ भी हो सकती है, B की वैल्यू भी ऐसे ही कुछ भी हो सकती है। तो आपको बताना है कि कितने 7 डिजिट नंबर्स पॉसिबल हैं। देखो तुम D की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या ले सकते हो, D सबसे बड़ा है, तो D डिजिट्स आपको क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 7 डिजिट नंबर आपको बनाना है, तो अगर तुम D की वैल्यू 6 ले लेते हो, तो एक डिजिट तो तुमने कम कर दी, तुमको 6 डिजिट और चूज करनी है, और वो 6 की 6 D से छोटी होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास 6 से छोटी सिर्फ 5 ही वैल्यू बची, तुम ले ही नहीं सकते ऐसे कीज। ठीक है, तो इसकी वजह से हमने क्या सोचा, D की मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं 7 ले सकते हैं, 7 से छोटी तो D की वैल्यू हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि D से बाकी जितनी भी 6 डिजिट्स बच गई वो छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे इतना पता चल गया, केस 1 में क्या ले रही हूँ कि D की वैल्यू कितनी आ जाए 7 आ जाए, या 7 ले रही है, तो आपकी डिजिट्स कितनी बच गई, 7 डिजिट नंबर था, एक डिजिट तुमने ले ली 7, तो 6 बच गई, 6 की 6 इन्हीं में से ले सकते हो। ठीक है, तो इनमें से कैसे चूज कर सकते हो भाई, ये वाला जो पोर्शन है तुमने फिल कर दिया, तो किस तरीके से डिजिट्स चूज कर सकते हो, ABC और EFG किस तरीके से चूज कर सकते हो, 6 डिजिट्स बच गई, उसमें से 3 चूज करो, फिर 3 तुमने चूज कर ली, तो फिर कितनी बच गई 3 में से 3 चूज करो, क्योंकि टोटल ओवरऑल 6 डिजिट्स थी, पहले तुमने 3 चूज कर ली, फिर बची हुई 3 में से 3 ले ली। ठीक है, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 6C3 इंटू 3C3 20। सिमिलरली केस 2 क्या हो जाएगा आपका, जब D की वैल्यू आप 8 ले लो, 8 भी ले सकते हो, जब D की वैल्यू 8 लोगे तो आपके पास पॉसिबल डिजिट्स कितनी रह गई 7 डिजिट्स रह गई, तो ABC आप कैसे चूज कर सकते हो 7C 3 वेज में। ठीक है,
3 डिजिट्स आपने चूज कर ली 7 में से, तो बच कितनी गई 4, 4 में से तुमको 3 और चूज करनी है EFG, तो कैसे करोगे 4C3 वेज में, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 7C3 इंटू 4C3, मतलब सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा ये 7C3 इंटू 4C3 दैट इज 140। इसी तरीके से एक केस और आप ले सकते हो जहां पर डी की वैल्यू आपने क्या ले ली 9 ले ली। जब डी की वैल्यू 9 लोगे तो पॉसिबल डिजिट्स जो तुम ले सकते हो बाकी 6 डिजिट्स के लिए वो ये हो गई, टोटल 7 हो गई, ठीक है 7 नहीं सॉरी 8 हो गई, 1 2 3 अप टू 8 कितनी डिजिट्स हो गई 8। तो इस बार एबीसी की वैल्यू तुम 8 में से 8 डिजिट्स में से चूज कर सकते हो कितने तरीकों से 8C3 वेज में, 3 डिजिट तुमने यहाँ यूज कर ली, रिपीटिशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है तो 8C3 3 डिजिट्स तुमने यूज कर ली तो बच कितनी गई 5, 5 में से तुम्हें दोबारा से 3 डिजिट्स चूज करने हैं किसके लिए EFG के लिए, तो ये हो जाएगा 5C3। तो आंसर कितना हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 8C3 इंटू 5C3 इज 560। ओवरऑल केस ओवरऑल नंबर्स कितने हो जाएंगे, तीनों केसेस को क्या कर दो आप ऐड कर दो, 20 प्लस 140 प्लस 560, तो ऐड करोगे तो आंसर कितना बनेगा 720, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ना क्वेश्चन में वो यही था कि डी की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, डी की वैल्यू 7 8 और 9, इससे छोटे तो तुम ले ही नहीं सकते, 6 वैल्यू हम नहीं ले सकते डी की, वो मैंने बता दिया क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 6 से छोटे 5 ही डिजिट्स हैं, तो 5 ही डिजिट्स तुम फिल कर सकते हो, जबकि हमें 7 डिजिट नंबर बनाना था, अगर डी हमने लिख दिया है 6 तो हमारे पास सिर्फ 5 ही डिजिट बचते हैं, ठीक है तो एक डिजिट हमारे पास वहां कम पड़ जाता है, इस वजह से हम 6 नहीं ले सकते, डी की वैल्यू 7 ही ले सकते हैं मिनिमम, फिर 8 ले सकते हैं, फिर 9, तो 3 केसेस बनेंगे, तीनों को एंड में क्या करना है आपको ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द लोकस ऑफ अ पॉइंट z which moves such that 2 twice of argument of this is equals to pi, ठीक है। अब देखो बिल्कुल बेसिक मेथड से करा रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को ताकि हर बच्चे को समझ आ जाए, भाई ये 2 नीचे ले जाओ राइट में, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा प्लस 3 अपॉन में z प्लस 3 आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 2, ठीक है। आर्ग्यूमेंट पाई बाय 2 है, इसका मतलब ये इमेजिनरी एक्सिस पर लाया कर रहा होगा, इसका मतलब जो भी तुम ये पार्ट सॉल्व करोगे अंदर, ठीक है इसके अंदर रियल पार्ट तुम्हारा क्या रहा होगा 0 रहा होगा, तो सपोज मैं z को मान लेती हूँ x प्लस आयोटा वाई, x को अगर z को अगर आपने मान लिया x प्लस आयोटा वाई, तो इसमें पुट करो एक बार z माइनस आयोटा प्लस 3 अपॉन में z प्लस 3 आयोटा माइनस 1 क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा प्लस 3 अपॉन में x प्लस आयोटा वाई प्लस 3 आयोटा माइनस 1। इसको आप क्या लिख सकते हो, रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो, x प्लस 3 प्लस आयोटा वाई माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप क्या करोगे, रियल मतलब इसी की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले के, ताकि नीचे आपका इमेजिनरी पार्ट गायब हो जाए या आयोटा वाला पार्ट गायब हो जाए, तो आप क्या लिख सकते हो, ऊपर भी x माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू वाई प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी x माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू वाई प्लस 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या बनेगा आपका x प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1 इंटू में x माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू वाई प्लस 3, और नीचे क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सॉल्व करके मैं इधर आ गई, क्लियर है। तो इसमें आपका बेसिकली क्या होना चाहिए, रियल पार्ट 0 होना चाहिए, तो रियल पार्ट के लिए आप क्या करो, रियल पार्ट को अलग कर लो, इसमें से आयोटा वाला पार्ट अलग कर लेना, ठीक है। तो जैसे ही आप रियल पार्ट इसमें से अलग करोगे तो आपका रियल पार्ट बनेगा क्या, x प्लस 3 इंटू में x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 इंटू में y प्लस 3 अपॉन में
x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर, ये आपको 0 के इक्वल रखना। यहाँ से आपके पास ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट बचेगा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये देख के क्या पता लग रहा है, ये सर्कल चैप्टर हमने पढ़ा था, उसके अंदर अगर हमें डायमीटर के अपोजिट मतलब एंड पॉइंट्स दिए हो तो हम लोग इक्वेशन लिखते थे ना सर्कल की, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ इसी तरीके का है, एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। तो अब ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट है। अ सर्कल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A semicircle passing through the points minus iota and 1 minus 3 iota। ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई दे रखा होता ना तो उस केस में सर्कल आता, बट यहाँ पाई बाय 2 था तो सिर्फ एक ऊपर ही पॉइंट मिलेगा आपको इमेजिनरी एक्सिस पे, इस वजह से यहाँ पर क्या आया आपको सेमी सर्कल आंसर में आया। क्लियर है? तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड था इस क्वेश्चन का, आप कर सकते हो इस तरीके से इसको आराम से, जेड को लेट करके और फिर बाद में क्या किया, रियल पार्ट को 0 के इक्वल पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इफ दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिनोट, ये तो हमें पता है फ्रैक्शनल पार्ट है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3 की पावर 2n अपॉन में 8, 3 की पावर 2n को आप क्या लिख सकते हो, 9 की पावर n अपॉन 8, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 उसकी पावर n, 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, और 9 की पावर क्या हो जाएगी n। अच्छा 9 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 8 की पावर n, नीचे क्या है आपका 8, 1 प्लस 8 की पावर n को आप बायनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो, nc0 प्लस nc1 इंटू 8 प्लस nc2 इंटू में 8 स्क्वायर अप टू ncn इंटू में 8 की पावर n, नीचे क्या है आपका 8 है। इसको अलग से कर लो, देखो nc0 में कुछ 8 नहीं है तो 1 ही है, तो 1/8 अलग से कर लो, प्लस यहां से आप 8 कॉमन ले सकते हो पूरे में से, बाकी बचे हुए पार्ट में देखो 8 हर उसमें है, 8 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बनेगा nc1 प्लस nc2 8 अप टू ncn 8n माइनस 1। ठीक है, ये 8 से 8 कट जाएगा, देखो ये कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये आ गया 1/8 प्लस कोई इंटीजर क्वांटिटी। अब इसका आपको फ्रैक्शनल पार्ट लेना है। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका 1/8 से निकलेगा ना, अगर मान लो मैं ये वाला पार्ट लिख ही नहीं रही हूँ तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो गया, ये वाला पार्ट तो पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो गया, 8 से 8 कट गया। ठीक है, तो ये रिमाइंडर में कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, कंट्रीब्यूट कहां से करे, रिमाइंडर क्या आएगा आपका यहाँ से 1/8, तो आपने 3 की पावर 2n/8 को सॉल्व किया और आपका रिमाइंडर ये बचेगा। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर बचा। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको निकालना है, तो बेसिकली आपको इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालोगे, फ्रैक्शनल पार्ट 1/8 का 1/8 ही आएगा, ये तो पॉइंट में ही आंसर आएगा, तो पॉइंट 0.0 समथिंग कुछ लिखा हुआ है सपोज, उसका फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो वही आ जाएगा, तो आंसर कितना हो गया 1/8। और ऐसे भी सोच सकते हो, तो एक इंटीजर क्वांटिटी है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा 1/8। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the range of values of a so that all the roots of equation are real and distinct belongs to। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, डेरिवेटिव निकालते हो, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। सपोज ये fx है, fx इसके इक्वल दे रखा है, तो f डैश x क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 6 इंटू में, या इसको ऐसे लिख लो एक बार, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। ठीक है, 6 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको देखने होते हैं, आप क्या करते हो, f डैश x इज इक्वल्स टू 0 करते हो, तो यहाँ से आप पॉइंट्स निकाल लो, f डैश x के रूट्स निकल जाएंगे आपके पास, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टराइज करो, उसको फैक्टराइज करके आप क्या लिख सकते हो,
6 इंटू में x+1 x-2, ठीक है। तो यहां से आपके दो रूट्स आएंगे f डैश x के, क्या क्या आएंगे, एक तो x इज इक्वल्स टू -1 आएगा और एक x इज इक्वल्स टू 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो किस तरीके से बनेगा इसका ग्राफ, सपोज ये x एक्सिस है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका -1 है पॉइंट और ये आपका क्या है 2। इसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। इसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है, छोटी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो अगर एफ एक्स के उसने बोला है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस से ऊपर है। देखो जैसे एफ में -1 डाल रहे हो या फंक्शन के अंदर -1 वैल्यू डालोगे तो आपको बड़ी वैल्यू मिल रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ -1 जो है बड़ा है 0 से, पॉजिटिव है। और यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, भाई फंक्शन के अंदर मैंने 2 डाला तो मुझे वैल्यू कैसे मिल रही है, लेस देन 0। एफ ऑफ -1 ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर -1 डालो और वो क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 0। तो जैसे ही फंक्शन के अंदर -1 डालोगे तो बनेगा -2 प्लस -2 -3 -2 -3 प्लस 12 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ग्रेटर देन -7। अगर फंक्शन के अंदर 2 डालोगे तो क्या बनेगा, 16 -3 इंटू 4 -24 प्लस 8 इज लेस देन 0। इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं, 16 -3 इंटू 4 -24 प्लस a इज लेस देन 0। a इज क्या हो जाएगा, लेस देन 20, ठीक है। तो आपकी a की रेंज क्या आ गई, -7 से बड़ा 20 से छोटा, -7 से बड़ा 20 से छोटा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका -7 to 20, बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है। अच्छा, ग्राफ के लिए आप ना -1 और 2 के आगे पीछे कुछ वैल्यूज लेके चेक कर सकते हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है डिक्रीजिंग आ रहा है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन 71 क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देयर आर एन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो इस तरीके से गिवन है, आपको 13th ऑब्जर्वेशन का क्या निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर बेसिकली आपको एक पैटर्न नोट करना है कि आप 13 सेट तक जाओ तो 13 सेट लिखोगे कैसे। अगर ये आपको लिखना आ गया है तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें वही है। तो 13 सेट कैसे लिखोगे, देखो फर्स्ट सेट में एक एलिमेंट है, सेकंड सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, थर्ड सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ में 4 एलिमेंट है। तो इसी तरीके से 13th सेट में ऑब्वियस सी बात है 13 एलिमेंट्स होंगे, इतनी तो क्लियर है बात, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, अगर मुझे इस सेट के अंदर फर्स्ट टर्म पता चल जाए तो भी मतलब काफी कुछ मुझे पता चल जाएगा। अगर सेट के अंदर फर्स्ट टर्म ही पता चल गई तो उसके बाद तो एक एक का डिफरेंस है सब में, तो मैं एपी से 13th सेट का सम भी निकाल सकती हूँ। तो बेसिकली मेरे को 13th सेट या यूं कह लो जो 13th डब्बा आएगा यहाँ पर, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, उसमें पहला एलिमेंट देखना है। तो देखो यहाँ पहला एलिमेंट 1 था, यहाँ पहला एलिमेंट 2 है, इधर 4 है, इधर 7 है, 1 2 4 और 7। तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं, जो पहला एलिमेंट है वो बेसिकली इस फॉर्मेट का, ध्यान से देखना, 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 बाय में 2। ऐसा क्यों, पुट करके देखो एक बार वैल्यू, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा इस पूरे का, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू है बेसिकली, किसी भी सेट की फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालने की बात हो रही है, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आंसर आ रहा है 1, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आंसर कितना आ रहा है 2, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आंसर कितना आ रहा है 4। तो देखो मुझे मिल रही है, सेट की वैल्यू मिल गई पहले की, मतलब पहले सेट में पहला एलिमेंट, इसमें तो चलो 1 ही है, सेकेंड सेट में पहला एलिमेंट 2 है, थर्ड सेट में पहला एलिमेंट कितना है आपका 4 है। तो इसी तरीके से अगर मैं n की वैल्यू 4 पुट कर दी तो मेरा 7 आना चाहिए आंसर, n की वैल्यू 4 पुट करो, क्या आंसर 7 आ रहा है, यस 7 आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स
इस फॉर्मूले का यूज करके मैं 13 सेट में पहला एलिमेंट निकाल सकती हूँ। तो n की वैल्यू कितना पुट करूंगी 13, या फिर देखो पुट करने की जरूरत भी नहीं है, अगर मान लो हम इसको ऐसे ही रखें तो मैं इतना पता चल गया जो 13th सेट आना था भाई, ऐसे काफी सारे डब्बे बनने थे, उसमें जो 13th डब्बा आना था उसका पहला एलिमेंट कुछ इस तरीके से निकलेगा 1 + n × n-1/2 करके। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मीन निकालना है 13 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का। मतलब इस 13 सेट में काफी सारी ऑब्जर्वेशन थी, काफी सारी इन द सेंस 13 एलिमेंट्स थे, उन 13 एलिमेंट्स का मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 13 हो गई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन के लिए आप क्या करोगे, ये जितने भी 13 एलिमेंट्स आ रहे हैं इनका सम करना था। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × में 2a + n-1 × d, जहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म, इस a की जगह मैं ये डाल देती हूँ फर्स्ट टर्म वाला फॉर्मूला। तो n/2 × में 2 × 1 + n × n-1/2 प्लस n-1 × में d की वैल्यू तो 1 1 ही है। देखो कोई भी सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है, जैसे 2 3 है, एक का डिफरेंस है, 4 5 6 एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 ही आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये हो जाएगा n/2, अंदर क्या बनेगा सॉल्व करोगे तो n² - n + 2 + n-1, यही बनेगा। n से n तो चला गया, ठीक है, तो ये बना n² + 2 - 1 मतलब n² + 1। तो यहाँ से आपका आंसर आया है n × में n² + 1/2। ये आपका है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द 13th सेट। मुझे मीन निकालना था, मीन के लिए मैं क्या करूंगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द 13th सेट जो आपका आया n × में n² + 1/2, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, n से डिवाइड कर दो तो बनेगा n² + 1/2। ठीक है, तो ये निकलेगा मीन। n की वैल्यू कितनी है 13, ठीक है, तो 13 पुट कर दो यहाँ पर, 13² + 1/2। आंसर कितना आ जाएगा आपका 120/, सॉरी 170/2। निकल जाएगा यहाँ से आंसर। क्लियर है ये चीज, 85 आ जाएगा ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका 85। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको थोड़ा सा पैटर्न ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि फर्स्ट टाइम हम कैसे निकालेंगे 13 सेट में। एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि हर डब्बे के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। फर्स्ट डब्बे की बात हो रही है तो एक एलिमेंट है, सेकंड की बात हो रही है तो 2 एलिमेंट है, थर्ड की बात हो रही है तो 3 एलिमेंट। इसी तरीके से 13th अगर डब्बे की बात कर रही हूँ मैं तो उसके अंदर 13 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the perpendicular bisector of the line segment with the endpoints this and this passes through the point this। भाई एक लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 2 3 2 और -4 1 4। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका, ठीक है, बाइसेक्टर है इसका मतलब ये मिड पॉइंट रहा होगा, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो, ये बनेगा 2 - 4/2 3 + 1/2 2 + 4/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये पॉइंट आ गया आपका -1, -2, -3। एक पॉइंट आपको दे ही रखा है इस लाइन पर -3, 6, 1, जिससे ये बाइसेक्टर पास कर रहा है। तो हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं यहाँ से आराम से। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, -1 + 3 2 - 6 और 3 - 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 2, -4, 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो क्या बनेगा 1, -2, 1। अब देखो जो लाइन है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, तो क्या आप यहाँ से कंपेयर करके वैल्यूज निकाल सकते हो एबीसी की। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो जो आपसे पूछा गया है एबीसी -a + b + c, एबीसी को मल्टीप्लाई करना तो -2 आएगा, माइनस इन सबको ऐड करना है तो कितना बनेगा 0 ही हो जाएगा ये तो ओवरऑल आंसर आपका कितना आ जाएगा -2। ठीक है,
तो ए बी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका मैट्रिक्स पर ही है। इसमें आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, इन्होंने मैट्रिक्स बना के नहीं दी है, बट एक रिलेशन दे रखा है। ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, और एक नीचे लाइन लिखी हुई है कि डेटरमिनेंट ऑफ ए बी ऑर्डर के ही इक्वल है, इसका मतलब डेटरमिनेंट ऑफ ए बी 3 है। ठीक है, बी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से है, उसके एलिमेंट्स ए आई जैसे इस तरीके से रिलेटेड है, तो आप निकाल सकते हो। बी मैट्रिक्स हम लोग निकाल सकते हैं। देखो पहली चीज तो नोट करके लिख लो, डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अच्छा, अगर मेरे को B11 निकालना है तो मैं क्या करूंगी? आईजे की वैल्यू 1 1 डालूंगी तो होगा 2 1 -1 A11। ये कितना बनेगा? 2 की पावर 0 A11, दैट इज A11। ठीक है, इसी तरीके से अगर B12 निकालूंगी तो क्या बनेगा? 2 1 -2 A12, दैट इज 1/2 A12। B13 निकालूंगी तो क्या बनेगा? 2 1 -3 A13, दैट इज 1/4 A13। तो देखो, अगर मुझे बी मैट्रिक्स लिखना है तो मैंने पहली रो के तीनों एलिमेंट्स निकाल लिए, A11 1/2 A12 1/4 A13। इसी तरीके से आप वैल्यूज पुट करके बाकी दोनों रोज भी निकाल सकते हो। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पर। बाकी दोनों रोज क्या आ जाएंगे आपके पास? A21 1/2 A22 सेकेंड रो का पहला एलिमेंट है A21, सेकेंड आएगा आपका A22। इनको दोनों को इक्वली पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा ना, ऊपर 1 बन जाएगा। फिर ये आएगा 1/2 A23। फिर आएगा A4 A31 2 A32 और A33। ठीक है, ये मुझे बी मैट्रिक्स मिल गया। अच्छा, एक काम करो, इसके लिए देखो थोड़ा सा पैटर्न बनाने के लिए यहाँ पर भी, ताकि हम कॉमन वगैरह कुछ ले लें। आप सेकेंड रो से तो 2 बाहर निकाल लो। 2 नहीं है सेकेंड रो में, अच्छा एक 2 भी आएगा। सेकेंड रो से 2 बाहर निकाल लो, थर्ड रो से 4 बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो। तो क्या बनेगा? देखो 2 निकालोगे 4 निकालोगे, और मैं डेटरमिनेंट की बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे डेटरमिनेंट चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? देखो A11 1/2 A12 1/4 A13। ये बनेगा A21 1/2 A22 और 1/4 A23। ठीक है, A31 1/2 A32 और 1/4 A33। ये बन गया आपका। ठीक है, पहले आप डेटरमिनेंट का सिंबल लगा देना, उसके बाद आप 2 और 4 कॉमन लेना, तो 8 बाहर आ जाएगा, अंदर ये बच जाएगा। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो? इसको आप क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 1/4 कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स बाहर निकलेगा क्या? 1/8। तो 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका? सिर्फ ये वाला पार्ट, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आपने बी मैट्रिक्स निकाला था, उसके बाद आप क्या करोगे? डेटरमिनेंट ऑफ ई, बी क्या बनेगा? A11 1/2 A12 1/4 A13, ट्वाइस ऑफ A21 A22 1/2 A23, उसके बाद 4 A31 2 A32 और A33। अब इसमें से आप सेकेंड रो में से 2 कॉमन ले लो, थर्ड रो में से 4 कॉमन ले लो, 8 बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है कॉमन लेने के बाद सेकंड कॉलम में 1/2 कॉमन आ रहा है, थर्ड कॉलम में 1/4 कॉमन आ रहा है, उसको भी कॉमन ले लो, तो 8 से 8 बेसिकली कट ही जाएगा। तो बी का डेटरमिनेंट बेसिकली ए मैट्रिक्स के डेटरमिनेंट के ही इक्वल आ गया आपका। ठीक है, और ए मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट क्वेश्चन में गिवन है। ए मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट है 3, दैट मीन्स डेटरमिनेंट ऑफ बी कितना आ गया आपके पास? 3। लेकिन आपसे सवाल में ये नहीं पूछा, आपसे सवाल में पूछा है बी ट्रांसपोज का इनवर्स का डेटरमिनेंट। ठीक है, सवाल में क्या पूछा है आपसे? इसकी वैल्यू पूछी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 बाय, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी है, अप्लाई कर सकते हो आप, तो ये नीचे हो जाएगा बी ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा डेटरमिनेंट पे तो फर्क नहीं पड़ता, ये डेटरमिनेंट ऑफ बी के ही इक्वल हो जाएगा, और अभी अभी आपने निकाला है डेटरमिनेंट ऑफ बी कितना है? 3। तो ये आंसर कितना हो गया इसका? 1/3। तो इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये वाला है, कॉमन लेने वाला।
यहाँ मतलब डेटरमिनेंट में बना के आप कॉमन लोगे ना, ये नहीं चमकता डायरेक्टली, अदरवाइज तो मैट्रिक्स भी बना लोगे, सब बच्चे बना लेंगे। ये प्रॉपर्टीज भी सबको यूज करनी आती है कि यहाँ से हमने ये कैसे लिखा और ये कैसे लिखा है, वो एक स्टेप आपका इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैल्यू ऑफ साइन 9π/14, 11π/14 और 13π/14। अब देखो ये प्रोडक्ट में दे रखा है, कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, आपने ट्रिग्नोमेट्री में प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको कोस में चेंज करने की। देखो साइन 9π/14 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन π/2 प्लस में π/7। अच्छा 11π/14 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन π/2 प्लस में 2π/7। और 13π/14 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन π/2 प्लस में 3π/7। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस π/7। साइन π/2 प्लस 2π/7 क्या हो जाएगा, कोस 2π/7। साइन π/2 प्लस 3π/7 क्या हो जाएगा आपका, कोस ऑफ 3π/7। अब जो तुम कोस में फॉर्मूला यूज करते हो ना, उसमें 2 का मल्टीपल होता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 होना चाहिए, तब तो तुम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली 3π/7 को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे हिंट मिल गया। 3π/7 को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इतना तो मुझे पता चल गया, मेरे को 4π/7 लेके आना है यहाँ पर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, कोस π/7, कोस 2π/7, और कोस 3π/7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस ऑफ पाई माइनस 4π/7। ये कितना हो गया, माइनस कोस ऑफ π/7 कोस 2π/7, क्योंकि तुम इसको सॉल्व करोगे कोस 180 माइनस थीटा, थीटा माइनस कोस थीटा होता है, तो बन गया कोस ऑफ 4π/7। अब देखो यहाँ 2 की पावर 0, इधर 2 की पावर 1, इधर 2 की पावर 2 है, तो अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन में 2 की पावर n साइन थीटा। यहाँ मैं वो फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो क्या बनेगा, माइनस साइन 8π/7 अपॉन में 8 साइन π/7। ऊपर सॉल्व करो, साइन 8π/7 को क्या लिख सकते हो, माइनस साइन पाई प्लस π/7 अपॉन में 8 तो है ही आपका, और साइन π/7। 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/7, और एक माइनस आपका बाहर लगा ही हुआ था ये रहा, ठीक है। नीचे क्या बनेगा, 8 ऑफ साइन π/7, ये तो कट ही गया आपका, तो 1/8 आपका क्या आ गया ओवरऑल आंसर। क्लियर है ये चीज, हम डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला लगा के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका। Shubham has 75% chance of attending the annual meet. Shikha has 90% chance of, if Shubham also attends, otherwise she has a 40% chance of attending the meet. मतलब अगर शुभम नहीं आ रहा उस टाइम पर शिखा के चांसेस कितने हैं मीटिंग अटेंड करने की, 40%। सपोज ए हम ले लेते हैं क्या, शुभम अटेंड्स मीटिंग, शुभम अटेंड्स मीटिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 75% है, उसको मैं 3/4 लिख सकती हूँ क्या, 75% को 3/4 लिख सकते हैं। हम्म। 75% तो आप क्या लिख सकते हो, 3/4, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से हम लोग मान लेते हैं क्या, बी को मान लो शिखा अटेंड कर रही है मीटिंग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A क्या हो जाएगा, मतलब जब शुभम अटेंड कर रहा है उस टाइम पर शिखा के अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 90%, दैट इज 9/10, ठीक है। अच्छा जब शुभम अटेंड नहीं कर रहा उस टाइम पर शिखा की अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40%, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ A बार, ये हो जाएगा 40%, 40% बेसिकली क्या है, 4/10,
अब मुझे क्या निकालना है, इफ आई गो टू द एनुअल मीट एंड सी शिखा देयर, मतलब शिखा गई हुई है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट शुभम इज आल्सो देयर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगी इसको? बेसिकली शिखा गई हुई है और शुभम भी गया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बेसिकली पी ए बाई बी निकालना है मुझे। तो बेस थ्योरम यूज करके आप लिख सकते हो क्या इसको, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, पी ए पी बी बाई ए अपॉन में पी ए पी बी बाई ए प्लस पी ए बार और पी बी बाय ए बार। क्लियर है ये चीज? बस अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यूज ही पुट करनी है। पी ए की वैल्यू कितनी है 3/4, पी बी बाई ए की वैल्यू कितनी है 9/10, पी ए की वैल्यू 3/4, इसकी वैल्यू कितनी है 9/10, ए बार की वैल्यू कितनी है आपकी, पी ए बार आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर पी ए 3/4 है तो पी ए बार कितना हो जाएगा 1 - 3/4, दैट इज 1/4, और ये आपको कितना दे रखा है, ये आपने कैलकुलेट किया था 4/10। बस ये वैल्यूज आपको सॉल्व करनी है, कैलकुलेट कर लो, न्यूमरेटर अलग से सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर अलग से सॉल्व कर लो। देखो 40 आ जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा, ऊपर तो 27 बनेगा, नीचे क्या बनेगा 27 प्लस 4 31, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी आपको डायरेक्टली रिजल्ट ही याद होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मुला अप्लाई करना आ रहा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। एफ एक्स आपको दे रखा है और जी एक्स दे रखा है एफ ऑफ अप टू n टाइम्स, आई एन एक्स आपको दे रखा है ये, इफ आई 10 1 आपको ये दे रखा है, तो आपको 10 k - m - q प्लस p की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिकली आपको ना ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ से कंपेयर करके पी एम के क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, उसको सॉल्व करके आपको मतलब जो भी इसने पूछा है अपना आंसर निकाल सकते हो। अच्छा देखो, हम पैटर्न देखते हैं, अब इसको हम n टाइम्स तो मतलब n टाइम्स तो इसको नहीं ओपन कर सकते ना, एफ को n टाइम्स तो हम नहीं खोलने बैठेंगे, हम लोग एक दो ट्राई करके देख लेते हैं, एफ निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एफ निकाल लेते हैं, तो हम लोगों को एक पैटर्न पता चल जाएगा। जैसे कि एफ एक्स क्या हो जाएगा, फंक्शन के अंदर आपने x अपॉन में एफ एक्स, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन ही डाल दिया, यही वाला फंक्शन, तो क्या बनेगा, फंक्शन के अंदर बेसिकली ये पूरा पार्ट डाल दिया, x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर n की पावर 1/n। इसको सॉल्व करो, x की जगह ये पूरा डालो, तो क्या बनेगा, x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर n और उसकी पावर क्या हो जाएगा 1/n, अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर n, और उसकी पावर क्या है बेसिकली आपकी, एक अंदर n है और एक बाहर भी है, थोड़ा सा इसमें ध्यान से करना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है इसमें। इसको सॉल्व करो, देखो 1 प्लस एक्स की पावर n की पावर 1/n तो ऊपर नीचे कॉमन है, आपका कट ही जाएगा ये, तो आपका अल्टीमेटली बचेगा क्या है, यहाँ से एलसीएम लोगे नीचे, तो नीचे तो बनेगा 1 प्लस 2 एक्स की पावर n, ऊपर x बचेगा 1 प्लस 2 एक्स की पावर n, और उसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी 1/n। तो मेरा मतलब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है ये। ठीक है, इसी तरीके से मैं एफ एक्स की वैल्यू भी निकाल के देख लेती हूँ, वहीं से मुझे पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अब तुम दोबारा से इसके अंदर फंक्शन डाल दो x के, अब ये जो रिजल्ट आया है इसके अंदर x की जगह ये पूरा पार्ट डाल दो, तो क्या बनेगा देखो, x जब तुम इसको सॉल्व करोगे, आपको फंक्शन के अंदर ये डालना है इस बार। ठीक है, x अपॉन में 1 प्लस 2 एक्स की पावर n, इसकी पावर कितनी है 1/n। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर ये पार्ट डालो, ये पार्ट तुमने कैलकुलेट किया है, इसके इक्वल आया, तो फंक्शन के अंदर ये वाला पार्ट डाल दो। ठीक है, तो एक्स जहां जहां है इसमें उसकी जगह क्या डाल दो, ये डाल दो, तो जब इसको डालोगे तो क्या बनेगा, एक्स अपॉन में ध्यान से देखना 1 प्लस 2 एक्स की पावर n की पावर 1/n, अपॉन में ये बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन में 1 प्लस 2 एक्स की पावर n, और उसकी पावर कितना हो जाएगा 1/n। ठीक है, क्लियर है चीज? आप इसको सॉल्व करोगे
एलसीएम लेंगे तो बनेगा x अपॉन में 1 प्लस 3 x की पावर n की पावर 1/n। अब देखो यहीं से पैटर्न ऑब्जर्व कर लो। जब तुमने एक बार डाला तो 2 आ रहा है नीचे, दो बार डाला मतलब दो बार सॉल्व किया f of x तो आ रहा है नीचे 3। तो n टाइम्स करोगे तो क्या आएगा नीचे? जब आप इसको n टाइम्स लेके जाओगे तो क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन से ही है, सीधा पैटर्न मैच हो रहा है यहाँ पर। f of fx n टाइम्स अगर मैं करूंगी तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए मैं ये देख सकती हूँ क्या x तो देखो दोनों में है, 1 1 दोनों में प्लस प्लस, ये 2 3 नंबर के अकॉर्डिंग आया हुआ है। जब पहली बार किया तो 2 आ रहा है, फिर क्या 3 आ रहा है, तो n टाइम्स करोगे तो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा वहां पर, और 1/n भी दोनों में सेम है। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? x अपॉन में 1 प्लस n x की पावर n अपॉन में 1/n। क्लियर है ये चीज? यही वैल्यू इन्होंने किसके इक्वल दे रखी है आपको? जीएक्स के इक्वल दे रखी है। देखो ये जीएक्स बोला हुआ है इन्होंने कि ये जो आप सॉल्व करके निकालोगे वो जीएक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी किसकी इक्वल आ गई? जीएक्स की इक्वल। अगर ये जीएक्स के इक्वल है तो हम लोगों को क्या निकालना है? देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू निकालनी है। आई एन एक्स इज इक्वल टू दिस, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर अलग से। एन एक्स ये आपको दे रखा है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स एक्स की पावर n माइनस टू डी एक्स। देखो जी एक्स आपने निकाल लिया है, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स एक्स की पावर n माइनस टू डी एक्स, तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि जी एक्स की वैल्यू डाल दो, ये आपकी जी एक्स की वैल्यू। तो ये वैल्यू तुम यहाँ डालोगे तो क्या बनेगा? देखो एक साथ में एक्स की पावर n माइनस टू मल्टीप्लीकेशन में है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? ऊपर एक्स की पावर n माइनस वन, और नीचे आपका क्या है? 1 प्लस एन एक्स की पावर n की पावर 1 माइनस सॉरी 1/n डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू है आई एन एक्स की, ये वैल्यू आई है आई एन कोमा एक्स की। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? ध्यान से देखो, मुझे निकालना है 10,1 एक्स की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू 1 है। तो एक बार मैं एन की वैल्यू 10 पुट करती हूँ, देखो तो आई 10,x किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स की पावर 9 अपॉन में 1 प्लस 10 x की पावर n की पावर कितनी हो जाएगी? 1/10 dx। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करो, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लो। 1 प्लस 10 x की पावर n को क्या पुट कर दो? t पुट कर दो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी n को 10 डाल दो, हमने 10 डाल दिया, ये भी 10 आ जाएगा और ये भी 10 आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट करो इसको, ये होगा 100 x की पावर 9 इज इक्वल्स टू dt बाय dx। तो 100 x की पावर 9 dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dt। तो x की पावर 9 dx की जगह मैं dt लिख सकती हूँ। तो देखो ये क्या बन जाएगा, आप रिप्लेस कर दो, ये बनेगा आपका 1/100, तो मैं बाहर ले लेती हूँ। ठीक है, ये बनेगा dt अपॉन में, इसको आपने क्या पुट किया था? t, तो t की पावर हो जाएगा 1/10। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो सकता है, आराम से कर सकते हैं। अब हम क्या आ जाएगा? 1/100 t की पावर 1 माइनस 1/10 अपॉन में 1 माइनस 1/10। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? 1/90 t की पावर 9/10। ठीक है, t की वैल्यू डाल दो। अब यहाँ पर t आपने किसको माना था? इसको माना था, तो डालो 1/90 इंटू 1 प्लस 10 x की पावर 10 की पावर 9/10, यही आ जाएगा। अब आप ये आपने इसकी वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू आपको कितनी चाहिए? 1 चाहिए, तो 1 डाल दो। तो आई x की वैल्यू 1 डालोगे तो कितना बनेगा? 1/90, ये हो जाएगा 11 की पावर 9/10। अब देखो आपका ये निकला है और इन्होंने क्वेश्चन में ये दे रखा है p की पावर m बाई के अपॉन क्यू, p की पावर m बाई के अपॉन में q। कंपेयर करो यहाँ से, q की वैल्यू 90 है, p की वैल्यू 11 है, m की वैल्यू 9 है और k की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, कर सकते हो कंपेयर। अब जो वैल्यू इन्होंने निकालने को बोला वो निकाल लो। इन्होंने निकालने को बोला 10k माइनस m माइनस q प्लस p,
तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 100 माइनस 9 माइनस 90 प्लस 11, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 12। तो इस क्वेश्चन में 2 ही स्टेप इंपॉर्टेंट थे आपके। कौन से? एक तो आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि तुमने एफ ऑफ एफ एक्स निकाला तो क्या आ रहा है, एफ ऑफ एफ एक्स निकाला तो क्या आ रहा है, ठीक है। या इसको इस तरीके से देख लो, 2 बार एफ है तो 2 आ रहा है, 3 बार है तो 3 आ रहा है, तो एन टाइम्स होगा तो एन आएगा, ठीक है। पैटर्न ऑब्जर्व हो गया तो तुम्हें जीएक्स की वैल्यू पता चल गई, जीएक्स की वैल्यू पता करने के बाद तुमने इसको यहाँ पुट कर दिया, इंटीग्रल निकाल लिया, उसके बाद लास्ट में जाके क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, ठीक है। थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के पूरे चांसेस है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, if functions this to this satisfying f1 plus f2 up to fn is equals to odd integer are formed, then number of such functions can be। अब देखो इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है आपको कि फंक्शन के आप अंदर 1 डालोगे तो इन दोनों में से कोई वैल्यू मिल सकती है, फंक्शन के अंदर आप 2 डालोगे तो इन दोनों में से कोई वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। बेसिकली जो आउटपुट आ रहा है वो तो या तो 1995 है या 1996 है, ठीक है। अब देखो ये इवन है, ये ऑड है, 1995 प्लस 1996 कितना हो जाएगा, एक ऑड नंबर होगा, इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड। अच्छा, इवन प्लस इवन कितना हो जाएगा, इवन ही आता है, और ऑड प्लस ऑड कितना हो जाएगा, 1995 प्लस 1995, ये भी इवन आता है। मतलब हम लोगों को ये वाला केस चाहिए, हम लोगों को ऑड चाहिए, रिजल्टेंट जो रिजल्ट हमारा है वो ऑड चाहिए। तो ये आपका ऑड नंबर है, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख लेना, ठीक है। ये ऑड है, ये ऊपर इवन ऑड वैसे लिखे हुए हैं मैंने अलग से, ये ऑड है, ये इवन है, ये इवन इवन और ऑड और ऑड, हमने बस इनको ऐड करके देखा है कि हमारा आंसर ऑड आ रहा है, इवन आ रहा है। तो अगर मैं इवन ले रही हूँ नंबर, मतलब 1996 ले रही हूँ, अब मुझे नहीं पता मैं कितनी बार लूंगी उसको, m टाइम्स ले रही हूँ सपोज उसको, और n टाइम्स मैं 1995 को ले रही हूँ, ठीक है। तो मुझे अल्टीमेटली आंसर कितना चाहिए, ऑड चाहिए। देखो इवन को तो तुम ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, इवन ही आंसर आता है, ठीक है। यहाँ तो n की वैल्यू कुछ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑड के केस में ऐसा है कि n की वैल्यू जब ऑड लोगे तभी उनको ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आपको ऑड मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, इवन आंसर मिलेगा। तो यहाँ से जो तुम 1995 बोल रहे हो वो तुम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ही ले सकते हो अपने सवाल में, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ टाइम ले सकते हो, यहां से तुम क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, भाई टोटल कितने हैं आपके पास, n टर्म्स है ना, 1 2 3 अप टू n है, n एलिमेंट्स हैं पहले सेट में। तो n में से या तो एक तुम 1996 मतलब एक एलिमेंट की इमेज बना दो 1995 पे, या फिर दो की नहीं बना सकते, दो तो इवन टाइम्स हो जाएगा, 3 की बना सकते हो, 5 की बना सकते हो, 7 की बना सकते हो। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ही तुम्हारा क्या आना चाहिए, 1995 आना चाहिए। तो इतने ही फंक्शंस बनेंगे बेसिकली, इनको ऐड कर दो। अब बायनोमियल में तुमने पढ़ रखा है ये चीज, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC5 अप टू सो ऑन, क्या होता है इसका फॉर्मूला, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ से डायरेक्ट ही रिजल्ट आ गया आपका, नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। बस इसमें इतना ध्यान रखना कि 1995 एक ऑड नंबर है, तो उसको मैं कितनी बार लिख सकती हूँ, मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ही उसको लेंगी अपने रिजल्ट में, तब उसको ऐड करूंगी, तभी मुझे एक ऑड नंबर मिलेगा। अगर मैंने 1995 को 4 बार ले रखा है तो मेरे को ऐड करने पे इवन नंबर मिलेगा, मेरे को ऑड नहीं मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज, यहाँ से तो इवन नंबर तो मैं कितनी बार ले लूँ, उसको मल्टीप्लाई करूँ, ऐड करूँ, इवन ही आएगा। तो अल्टीमेटली फर्क तो यहाँ रह गया ना, इवन के साथ मेरे को एक ऑड चाहिए ताकि मुझे ऑड नंबर मिले, तो ये एन की वैल्यू कुछ इस तरीके से लेनी पड़ेगी कि तुम्हारा जितने भी ये तुम्हारे 195 ऑड नंबर्स हैं उनको ऐड करो तो ऑड ही बने, इवन ना बन जाए गलती से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस c बीइंग एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ये भी पूरा कैलकुलेटिव पार्ट है आपका, देखो इसको कैसे करोगे। पहले तो क्या करो, इस 2 को उधर ले जाओ, dy बाई dx के साथ क्या बनेगा, dy बाई dx प्लस 2 प्लस x इंटू 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब 2x प्लस वाई का होल क्यूब। अब तुम क्या करो,
2x प्लस वाई को t पुट कर दो, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ डी, इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। तो इस पूरे पोर्शन की जगह मैं dt बाई डी एक्स डाल सकती हूँ। ये हो जाएगा प्लस में एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब टी क्यूब। इस पूरी इक्वेशन को क्या करो तुम, टी क्यूब से डिवाइड कर दो, ठीक है। टी क्यूब से जैसे इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 1 बाई टी क्यूब डी टी बाई डी एक्स प्लस में 1 बाई टी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब यहाँ पर भी आपको ये लीनियर फॉर्मेट में बनाना है तो आप क्या करो, 1 बाई, इसी के अंदर क्या करो, 1 बाई टी स्क्वायर को यू पुट कर दो। जैसे ही 1 बाई टी स्क्वायर को यू पुट करोगे तो डिफरेंशिएट करो, -2 अपॉन में टी क्यूब डी टी बाय में डी एक्स आपका किसके इक्वल आ जाएगा, डी यू बाय में डी एक्स। ये सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, इसके अंदर डालोगे तो ये बनेगा आपका डी यू बाय में डी एक्स प्लस में -2xu इज इक्वल्स टू -2x क्यूब, ठीक है। देखो नीचे -2 आता है, यहाँ पर मैंने फिर पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, आई क्या हो जाएगा, e माइनस इंटीग्रेशन 2x dx, t की वैल्यू क्या है ये, इसको कैलकुलेट करो, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x, 2 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ओवरऑल आंसर -x स्क्वायर, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, देयरफॉर मैं लिख सकती हूँ u इंटू ई की पावर -x स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x स्क्वायर -2x क्यूब dx, ठीक है। यहाँ तक आ गई हम लोग, 2 बार हमने सब्स्टिट्यूशन की, क्लियर है ये चीज। अब क्या करो, आपने u की वैल्यू क्या डाली थी, आपने u किसी को सब्स्टिट्यूट किया था क्या, चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे। u आपने 1 बाई टी स्क्वायर को बोला था, ये रहा, और 1 बाई टी से t आपने किसको बोला था, 2x प्लस वाई को, ये दोनों चेंज कर दो और यहाँ पुट कर दो। तो बेसिकली जब u की वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर -x स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन e की पावर -x स्क्वायर इंटू में x क्यूब dx। ये थोड़ा सा ध्यान से करना, कैलकुलेटिव पार्ट है, x क्यूब dx, ठीक है। यहां तक आ गए हम लोग, इसको आप और थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखो, e की पावर -x स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू e की पावर -x स्क्वायर, इस -2 को अंदर ले जाओ ताकि हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट कर सके यहाँ पर। ये हो जाएगा x स्क्वायर और एक के साथ क्या लिख दो, -2x, कोई फर्क नहीं है, मैं ये 2 अंदर ले गई, एक x बाहर निकाल लिया, सेम बात है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, लेट -x स्क्वायर इज इक्वल्स टू u, या v कर लो, u तो हमने सब्स्टिट्यूट कर ही लिया था। डिफरेंशिएट करो इसको, क्या बनेगा, -2x dx इज इक्वल्स टू dv, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो तो क्या बनेगा, ये बनेगा e की पावर -x स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ev d। इंटीग्रेट कर दो इसको, मल्टीप्लीकेशन में है ये दोनों, तो मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा, e की पावर -x स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस वाई का स्क्वायर इज प्लस में, इसको इधर ले जाओ, प्लस में आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ फिर इंटीग्रेट करके, v डॉट ev माइनस e, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ये बेटा v और लिख लेना ऊपर, -x स्क्वायर को तुमने v पुट किया है ना, ठीक है, कर लोगे इसको। ये आपका क्या आ गया, एक c और रह गया ना, कांस्टेंट को हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, v ev माइनस ev, ठीक है। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, अब v की वैल्यू डाल दो वापस, v की वैल्यू डालोगे तो -x स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर -x स्क्वायर e की पावर
माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने v की वैल्यू डाल दी बस और कुछ नहीं किया, माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू c। ठीक है, भी यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लो, या फिर तुम क्या करो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में c e की पावर एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैं इस पूरे पोर्शन को इधर ले गई और फिर मैंने बाद में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 3 बार सब्स्टिट्यूशन किया है मैंने, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। 3 बार आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो उसमें पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं कि आपकी मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना क्वेश्चन इस टाइप के। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी ई की पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये वाला करेक्ट हो गया ना, ये ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है। सम ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स वर फाउंड टू बी 245 एंड 1401। दे क्या रखा है, 50 ऑब्जर्वेशन का सम, मतलब समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 50 एक्स आई कितना दे रखा है 245, और आपको क्या दे रखा है समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 50 एक्स आई का स्क्वायर, हर ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम दे रखा है 1401। वेरिएंस ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन निकालना है आपको। उसने ये देखा कि भी 3 ऑब्जर्वेशन जो है इनकरेक्ट हैं, तो आपको जो बची हुई ऑब्जर्वेशन हैं उनका वेरिएंस निकालना है। पहली बात तो ये 3 निकालना चाह रहा है ऑब्जर्वेशन, तो 50 ऑब्जर्वेशन में से 3 निकाल दी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रह गई है 47। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाय में एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। तो आप इनकरेक्ट डाटा का स्क्वायर करके सम, देखो जैसे डायरेक्ट अगर हम इसमें कर दें, भाई आपका 1401 तो सम था जब आपने सारी की सारी ऑब्जर्वेशन ली थी। इन्हीं 1401 में ऐसी 3 टर्म तुमने 235 भी ले रखी है जिनका स्क्वायर करके सम करके तुमने इसमें ऐड कर रखा है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट तुम क्या कर दोगे, अब माइनस कर दोगे, माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गया 47 माइनस समेशन एक्स आई। ये समेशन एक्स आई ये सम तुमने तब निकाला था जब तुमने सारी टर्म्स ले रखे, बट तुमने ये 3 टर्म्स का सम भी इनमें ले रखा है। अब तुमको ये 3 टर्म का सम बाहर निकालना है, या फिर यूं समझ लो हटाना है, क्योंकि तीनों टर्म्स तुमने हटा दिए। तो बचे हुए टर्म्स का सम कितना आ जाएगा 245 में से माइनस कर दो 2 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन में एन कितना है 47। अब इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 1401 4 9 और 25, ये कितना बनेगा माइनस 38 माइनस ये कितना बनेगा 5 6 7 8 9 10, तो ये 235 का स्क्वायर बनेगा। ये पूरा ही सॉल्व हो जाएगा, देखो कट ही जाएगा ये 1401 माइनस 38 कितना हो जाएगा 1363 अपॉन में 47 माइनस ये 5 पे चला जाएगा, और 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो अल्टीमेटली 29 माइनस 25 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हो गया 4। आंसर कितना हो गया आपका वेरिएंस का 4 आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज। यहाँ पर बेसिकली आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अच्छा इस क्वेश्चन में एक छोटी सी एरर है, ये देखो ये जो राइट पार्ट है ये बेसिकली ये था 2 इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर माइनस पी 1 माइनस क्यू अपॉन में लेमडा पी इंटू क्यू माइनस, ये ऐसे लिखा हुआ था, थोड़ा सा ब्रैकेट में प्रॉब्लम हो गया ऊपर। अच्छा ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करो, यहां पर भी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, एक्स की पावर पी प्लस 1 की होल पावर ए की। ठीक है, ये पूरे पे पावर है, तो आप क्या करो नीचे से डिनोमिनेटर से एक्स की पावर पी कॉमन ले लो। ठीक है, जैसे ही तुम डिनोमिनेटर से एक्स की पावर पी कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, देखो ये ऐसे लिखा हुआ एक्स की पावर पी क्यू माइनस पी माइनस 1। एक बार मैं अंदर सॉल्व कर लेती हूँ, एक्स की पावर पी बाहर निकालो एक बार, अंदर बनेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर पी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स की पावर माइनस पी, और उसकी पावर क्या है
क्यू। मैं कह रही हूँ एक्स की पावर पी बाहर निकालो, निकाल लिया तुमने बाहर, तो ये बन कितना गया, एक्स की पावर पी क्यू बन गया ना। नीचे एक्स की पावर पी क्यू, उसको ऊपर लेके जाओगे तो पी क्यू वाली टर्म तो कटी जाएगी, तो ऊपर बनेगा क्या, एक्स की पावर माइनस पी माइनस वन, नीचे क्या बनेगा, वन प्लस एक्स की पावर माइनस पी की पावर क्यू। ठीक है, यही बनेगा। अब क्या करना है इसमें, वन प्लस एक्स की पावर माइनस पी को टी पुट कर दो, तो डिफरेंशिएट करो, माइनस पी एक्स की पावर माइनस पी माइनस वन कितना हो जाएगा, डी टी। क्लियर है, ये डी टी हो गया। तो यहाँ रिप्लेस कर दो, तो जब इसमें सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या बनेगा ये आपका, माइनस वन बाय पी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन में टी की पावर क्यू। इसको इंटीग्रेट आराम से कर सकते हो, अब माइनस वन बाय पी इंटीग्रेट करो तो क्या बनेगा, टी की पावर माइनस क्यू प्लस वन अपॉन में माइनस क्यू प्लस वन प्लस में सी। अब टी की वैल्यू डाल दो इसमें, जैसे ही आप टी की वैल्यू डालोगे तो माइनस वन बाय पी, टी की वैल्यू कितनी है, टी हमने किसको माना था, वन प्लस एक्स की पावर माइनस पी को, तो ये होगा वन प्लस एक्स की पावर माइनस पी की पावर वन माइनस क्यू अपॉन में वन माइनस क्यू प्लस सी। अब देखो इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर करने से क्या पता चल रहा है, लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली कंपेयर करोगे तो वन बाई टू। आंसर इसका क्या हो जाएगा, वन बाई टू। तो इस क्वेश्चन में छोटी सी एरर थी, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है, तो इसको करेक्ट कर लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आर दिस वेयर ए एंड सी आर द फोकाई ऑफ एन एलिप्स। अच्छा, ए और सी फोकस दे रखे हैं। अच्छा, ये हम ड्रॉ भी कर सकते हैं क्या, भाई ए तो यहाँ दे रखा है 0,0, बी दे रखा है यहाँ 3,0, ये बी है, सी दे रखा है यहाँ ये 3,4 है। तो बेसिकली ये ट्रायंगल जो दे रखा है ये इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ये जो ए और सी है ये फोकस रहे होंगे इलिप्स के, ये दोनों फोकस है इलिप्स के, इलिप्स के फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a यूनिट्स होता है ना, तो 2a यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, जीरो जीरो से 3 4 का डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट 5 आ जाएगा ना। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या दे रखा है कि जो ये बी है पॉइंट, ये इलिप्स पे लाई कर है, तो ये कुछ इस तरीके का सीन हो गया, ये एक पॉइंट है, ये दो फोकस हैं। ठीक है, और ये दो डिस्टेंसेस हो गए, ये बी हो गया, ये ए है सपोज और ये सी है। तो क्या मैं एबी प्लस एसी की एबी प्लस बीसी की वैल्यू निकाल सकती हूँ, हमने इलिप्स वाले चैप्टर में किया है ना कि एक पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस निकाल तो हमेशा कांस्टेंट आता है, ये इलिप्स की डेफिनेशन को भी बताता है, हमेशा कांस्टेंट आएगा, 2a के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ क्या, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 2a। ए बी कितना है, ए बी तो कैलकुलेट कर सकते हो 3 यूनिट्स है, बी सी कितना है, देखो बी सी क्या है, एक्स की वैल्यू तो सेम ही है, सिर्फ वाई चेंज हो रहा है, तो 4 यूनिट हो गया, इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आ गई 7 और a की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। ये a की वैल्यू पुट कर दो इसमें, e की वैल्यू निकल जाएगी, तो हो जाएगा e की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 5/7। अब आपको पता है e a और b में रिलेशन होता है। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ क्या, 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ई स्क्वायर के मतलब 25/49 के इक्वल होगा। क्या यहाँ से हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, ए की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 7/2, यहाँ डालोगे तो सिर्फ बी अननोन रह जाएगा और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करोगे तो √6। बी आपका आ गया √6। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स इज 12/p, क्वेश्चन में दे रखा है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी है, 12/p। आपको पता है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 2b² बाई ए। बी वैल्यू, बी की वैल्यू तुमने निकाल ली, तो बी स्क्वायर 6 हो जाएगा, ए की वैल्यू निकाल ली 7/2, यहाँ से 12/p की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 4/7। ठीक है, तो p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 21 के इक्वल, मिस्टेक किए क्या, अच्छा एक 6 भी रहेगा ना, इंटू 6 भी आएगा ये। 12/p आपका आ गया, 12 आ गया, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 12 × 2/7। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2, दैट इज 3.5। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन तो चलो इसमें था ही नहीं। आंसर कितना आ जाएगा? पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5। तो 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 आ जाएगा। ठीक है, 2p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.5 इंटू में 2, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यू 1050 आनी चाहिए। अच्छा चलो फैक्टराइज कर लो पहले इसको। ठीक है, 1050 को फैक्टर्स की फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या आना चाहिए? 2 इंटू में 3 इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 7। मतलब जो ये x1 2 3 4 5 की वैल्यूज हैं, ये या तो 2 3 5 और 7 भी में से ले सकते हो आप, तभी मल्टीप्लिकेशन इनका 1050 आएगा। और एक 1 भी ले सकते हो। ठीक है, 1 कोई इशू नहीं क्रिएट करेगा। कैसे नहीं क्रिएट करेगा हम देखेंगे। पहली बात, ये जो 2 वैल्यू है, ये तुम किसी को भी असाइन कर सकते हो इन पांचों में से। तो कितने तरीकों से असाइन कर सकते हो? 2 जो वैल्यू है वो 5 वेरिएबल्स में कितने तरीके से असाइन कर सकते हो? 5 तरीकों से। सिमिलरली 3 भी जो है, तुम x1 की वैल्यू भी 3 ले सकते हो, x2 की भी, x3 की भी, x4 की भी, x5 की भी, तो 5 तरीके ही हो गए। 7 भी तुम लोग इसी तरीके से वेरिएबल को असाइन कर सकते हो, भी x1 की वैल्यू भी 7 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या x2 की ले लो, x3 x4 या x5। तो टोटल वेज कितने हो गए यहाँ पर? 5। तो ये 2 असाइन करे थे तो 5 तरीकों से, 3 असाइन 5 तरीकों से कर सकते हो, 7 असाइन भी 5 वेज में कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई, तुमने ये 2 3 5 इनको असाइन कर दिए। अब बात आती है 5 स्क्वायर की। ठीक है, देखो 5 स्क्वायर को दो तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। या तो तुम क्या करोगी, एक वेरिएबल को 5 स्क्वायर दे दो, एक वेरिएबल को 1 लिख लो, ये मल्टीप्लाई होकर 5 स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, या फिर तुम क्या करो, 5 स्क्वायर मतलब होता है 5 इंटू 5। तो तुम एक वेरिएबल को 5 दे दो और दूसरे वेरिएबल को भी क्या दे दो? 5 दे दो। ठीक है, तो ये दो तरीकों से पॉसिबल है 5 स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन। कि तुम क्या करो, एक वेरिएबल को 5 स्क्वायर दे दो, फिर बचे हुए को 1 दे देना, या फिर दो पकड़ो वेरिएबल्स, या मान लो x1 x2 पकड़ लिया, उसको 5 5 अलग अलग दे दो। तो ये कितने तरीकों से कर सकते हो? वी कैन असाइन एंटायर 5 स्क्वायर टू जस्ट वन वेरिएबल इन कितने तरीकों से कर सकते हो? 5 वेज। भाई इसको भी दे सकते हो, इसको भी, इसको भी, 5 है ना, 5 तरीकों से हो जाएगा। अगर मान लो हम लोगों को एंटायर नहीं करना, अगर हमें 5 और 5 अलग अलग वेरिएबल्स को देना है, तो ये कितने तरीकों से कर सकते हो? 5c2 वेज में। ये कितने हो गए? 5c2 को सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? 10। तो टोटल कितना हो गया 5 स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका? 10 प्लस 5 मतलब 15 वेज। तो यहाँ पर एक 15 और आ जाएगा आपका, जिसमें तुमने 5 स्क्वायर को असाइन, वेरिएबल को 5 स्क्वायर की वैल्यू असाइन की है। तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 15, दैट इज 1875। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आपका स्टेप था वो यही था कि बच्चे 5 स्क्वायर को एक वेरिएबल को देके चल देते हैं, ऐसा नहीं है भाई। तुम इसकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, भाई 5 पूरा ही दे दो एक वेरिएबल को और एक को 1 दे दो, या फिर दो अलग अलग वेरिएबल्स को 5 5 दे दो, उससे भी आपका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 बनेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चले आगे। नेक्स्ट देखो, can be are two sets comprising 5 and 2 elements each. The number of unordered paired disjoint subsets of A cross B having 5 elements and 3 elements respectively are. तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे A cross B में? 10, 5 into 2 that is 10. नंबर ऑफ disjoint subsets of 5 elements and 3 elements each are कितने हो जाएंगे? भाई 10 में से 5 चूज करो, 5 5 एलिमेंट के सेट चाहिए ना। अब 5 तो तुमने चूज कर लिए, बच कितने गए? 5, 10 में से 5 ही बच गए ना। 5 में से तुम बचे हुए 3 सेलेक्ट कर सकते हो। तो 10c5 into 5c3 आंसर हो जाएगा 2520 आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, डिसजॉइंट होने चाहिए ना। तुमने 5 एलिमेंट पहले में सेलेक्ट कर लिए, तो बचे हुए 5 में से ही क्या कर सकते हो? 3 सेलेक्ट कर सकते हो, उन्हीं में से नहीं सेलेक्ट करना। नेक्स्ट देखो, अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज सच दैट f3x is equals to twice of fx। ये आपको दे रखा है f3x is equals to twice of fx। ठीक है, और एक चीज और दे रखी है आपको, 0 to 1 fx dx is equals to 1। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ क्या 0 to 1 fx dx, इस वाले पार्ट को मैं यहाँ यूज कर लूँ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेती हूँ मैं 0 to 1। तो क्या आ जाएगा? 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 f dx is equals to
0 to 1 fx dx, ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो मुझे पता ही है 1 है, तो 1 पुट कर दो, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 f of tx dx इज इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, क्लियर ये चीज। अब आप क्या करोगे इसमें, देखो आपको वैल्यू निकालनी है इसकी 1 2 3 की। ठीक है, यहाँ 3x है, ये भी एक्स्ट्रा पड़ा है। आप क्या करो, 3x को t पुट कर दो। ठीक है, t पुट करोगे तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/3। यहाँ पुट करोगे तो कितना बनेगा, 1/6 0 to, अच्छा जब x 0 था तो t की वैल्यू 0 आएगी, लेकिन जब x 1 था तो t की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो 0 to 3 हो जाएगी लिमिट्स आपकी, f of t dt ये आ जाएगा आपका इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो नीचे जो 6 है आपका उसको आप ले जाओ दूसरी साइड, ये 6 है, इसको ले जाओ दूसरी साइड, 0 to 3 एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू आ गया 6। 0 to 3 एफ टी डी टी को मैं लिख सकती हूँ ब्रेक करके 0 to 1 एफ टी डी टी प्लस में 1 to 3 एफ टी डी टी इज इक्वल्स टू कितना है 6। ये वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1 है। भाई एच की जगह टी तो पुट कर रखा है यहाँ पे, 1 है, इस 1 को उधर ले जाओ तो 1 2 3 एफ टी डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5। यही आपको निकालना था, एफ टी डी टी इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या है आपकी 1 to 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ये अभी करते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पहले एक बार आगे ये कर लेते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज इक्वल टू a, फाइंड 2a। ये क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि x प्लस वाई की वैल्यू 2 और 3 के, मतलब 2 भी हो सकती है और 2 से बड़ी, और 3 से क्या रही होगी छोटी, क्योंकि जैसे ही अगर x प्लस वाई की वैल्यू 3 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो x प्लस वाई इससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर तुम ग्राफ बनाओ, एक बार तुम ले लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 और एक बार ले लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 ऐसा बनेगा और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 ऐसा बनेगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, इस वाली लाइन में y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये हो गया 2,0, ये हो गया 0,2, ये हो गया 3,0, ये हो गया 0,3। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो एरिया है इन दोनों के बीच का, ये a के इक्वल है, तो एरिया हम निकाल सकते हैं क्या। देखो एबीसी जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें से डीबीपी का एरिया माइनस कर दो, डीबीपी का एरिया क्या हो जाएगा, पहले एबीसी का निकालो, एबीसी का एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना है 3 यूनिट, हाइट कितनी है 3 यूनिट, इसमें से माइनस कर दो ये छोटे वाला जो छोटा ट्रायंगल उसका एरिया माइनस कर दो 1/2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 9/2 माइनस 4/2 दैट इज 5/2। ठीक है, तो क्या आ गया आपका आंसर 5/2। आपको a की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको 2a की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर दोगे 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा ओवरऑल 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसमें बस यही इंपॉर्टेंट था कि आपको ये ब्रेक करना आ रहा है, ताकि आपको रीजन पता चल जाए बेसिकली आपको कौन सा एरिया कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गिवन 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एबीसी एंड नो टू ऑफ विच आर कोलिनियर, कोई भी कोलिनियर नहीं है, r1 r2 दे रखा है आपको, द वेक्टर्स r1 plus 2 r2 and 2 r1 plus r3 are collinear then value of p plus 2। देखो क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये निकालना है, फिर कोलिनियर है तो कोलिनियरिटी की कंडीशन होती है a1/2 b1/2 c1/c2 इक्वल कर दो, बस वो कंडीशन यूज करके तुम्हारी पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो ये निकाल लो, ये निकालना तो मुश्किल नहीं है आई थिंक। r1 plus 2 r2 कैसे निकालोगे भाई, r2 के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दो और r1 में ऐड कर दो, तो ये क्या बनेगा पी ए क्यू बी प्लस सी, r2 के अंदर 2 मल्टीप्लाई करो ट्वाइस ऑफ ए प्लस पी बी प्लस क्यू सी। अच्छा ये हो जाएगा आपका p प्लस ए, p प्लस 2a बाहर आ जाएगा प्लस 2 प्लस 2p, p बाहर आ जाएगा प्लस 1 प्लस 2q, c बाहर आ जाएगा, p प्लस 2a 2 प्लस 2p b और 1 प्लस 2q c। ठीक है,
ये आ गया आपके पास R1 प्लस 2R2। सिमिलरली 2R1 प्लस R2 निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, देखो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना और R2 ऐड करना, तो तुम्हें मिलेगा 2P प्लस 1A प्लस में 2Q प्लस PB प्लस में 2 प्लस QC। अब बोल रहे हैं कि ये दोनों क्या है, कोलिनियर है। ये दोनों कोलिनियर है तो दिस बाय दिस और दिस बाय दिस इक्वल होगा। तो P प्लस 2 अपॉन में 2P प्लस 1 इज इक्वल्स टू Q प्लस 2P अपॉन में 2Q प्लस P इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2Q अपॉन में 2 प्लस Q। यहां से कोई भी पकड़ लो आप, दो दो करके सॉल्व कर लो। ये किसके इक्वल होगा? देखो ये तो कट के 1 ही हो गया, कुछ कट रहा है इसमें, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब कर सकते हो तुम सॉल्व आराम से। यहाँ से सॉल्व करके आप जब निकालोगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, दो दो पकड़ के सॉल्व कर लेना, निकल आएगा आंसर। P की वैल्यू भी 1 आ गई, Q की वैल्यू भी 1 आ गई। आपको P प्लस Q की वैल्यू पूछी है, P प्लस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 1 दैट इज 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इंटीग्रल टर्म्स निकालनी है, उसके लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हो। TR प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1024 CR 5 की पावर 1024 माइनस R बाय 2, क्योंकि रूट 5 है तो 5 की पावर 1 बाय 2 भी था वहां पर, और 7 की पावर क्या हो जाएगा, R बाय 8। ये हो गया 1024 CR 5 की पावर। अब आपको इंटीग्रल टर्म्स चाहिए, तो जो R है वो 2 का और 8 का दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। अब 2 का मल्टीपल तो 4 भी है, लेकिन वो 8 का मल्टीपल तो नहीं है ना, तो हम लोग बेसिकली क्या लेंगे, 8 के मल्टीपल्स काउंट कर लेंगे। यहाँ पर जितने 8 के मल्टीपल्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स होंगी। अब 8 की वैल्यू, सॉरी R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है या फिर 1024 तक जा सकती है। तो इसमें इस रेंज में चेक कर लो 8 के मल्टीपल्स क्या क्या है आपके। पहला तो 0 ही आ जाएगा, फिर क्या आएगा 8, फिर 16, और इसी तरीके से 1024 आपका लास्ट है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो यहाँ पर। लास्ट टर्म है 1024 इज इक्वल्स टू 0 प्लस n माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 ही बन रही है, 8। यहाँ से n कैलकुलेट कर लो, 1024 बाई 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 129। ठीक है, क्लियर है इतना। चले आगे, एक क्वेश्चन हो रहा है आपका बेसिकली जो मैंने अभी छुड़वाया था, जो थोड़ा सा लेंथी था, उसको देख लेते हैं। बताइए, लास्ट में भी छुड़वाया था मैंने। fx be a polynomial of degree 3 such that this fx has a critical point at x is equals to -1 and f dash x has a critical point at x is equals to 1। अब देखो यहाँ पर आपको पहली बात तो पॉलिनोमियल दे ही नहीं रखा है डिग्री 3 का, तो आप मान लो कोई भी पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस d। ठीक है, अब मेरे को ये पॉलिनोमियल पता करना पड़ेगा पहले, और उसके बाद मैं क्या पता करूंगी, उसने पूछा है लोकल मिनिमा बताओ किस पर होगा, कौन से पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो fx निकल गया, यहाँ से दो इक्वेशन तो यहीं से बन जाएंगे। f ऑफ -1 मतलब फंक्शन के अंदर -1 डालो तो क्या बनेगा, -a प्लस b माइनस c प्लस d इज इक्वल्स टू 10, और फंक्शन के अंदर 1 डालो, उसकी वैल्यू -6 दे रखी है। फंक्शन के अंदर 1 डालो, 1 डालोगे तो क्या बनेगा, a प्लस b प्लस c प्लस d। ये किसकी इक्वल है, 6 के इक्वल। यहाँ से हम कोई ना कोई इक्वेशन बना सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर दो। इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या बनेगा, माइनस करोगे तो देखो क्या क्या कट रहा है, ए और सी में रिलेशन बनेगा ना, 2a प्लस 2c इज इक्वल टू आ जाएगा -4, यही आएगा। ठीक है, इसको मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसने बोला है कि fx का क्रिटिकल पॉइंट है x इज इक्वल टू माइनस, इसका मतलब क्या है, f डैश ऑफ -1 0 रहा होगा, तो तुम क्या करो f डैश x निकालो, ये हो जाएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस c। f डैश ऑफ -1, तो f डैश ऑफ -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस 2b प्लस c। ये होना चाहिए 0 के इक्वल, क्योंकि उसने बोला है कि x इज इक्वल टू -1, तो उसका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, एक इक्वेशन तो मुझे यहां से मिल गई। दूसरा बोल रहा है f डैश x हैज अ क्रिटिकल पॉइंट एट x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब f डबल डैश
1 की वैल्यू कितनी रही होगी, 0 रही होगी। तो पहले तुम अब एफ डबल डैश 1 निकाल लो या फिर एफ डबल डैश एक्स निकाल लो। 6a x प्लस 2b, ये 0 रहा होगा किस पर, 1 पर, ठीक है। तो एफ डबल डैश 1 0 के इक्वल पुट कर दो तो होगा 6a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है ये चीज। यहाँ से 2b की वैल्यू क्या निकल जाएगी, या एक काम करो b की निकाल लो, यहाँ से b की वैल्यू निकल जाएगी -3a। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर इसके अंदर ब्लू वाले में, तो यहाँ से क्या निकलेगा, 3a प्लस 6a प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c क्या आ जाएगा आपका, -9a के इक्वल। ये c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू निकल आएगी। c की वैल्यू -9a है, तो 2a प्लस 2 इंटू में -9a इज इक्वल टू -4, 2a माइनस 18a इज इक्वल टू -4, -16a इज इक्वल टू -4। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, ठीक है। a की वैल्यू 1/4 आ गई, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -9/4। इसमें पुट कर दो, c की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू भी पता चल जाएगी। b कितना आ जाएगा, -3/4। d और रह गया आपका, ठीक है। d आप किसी भी इक्वेशन पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, तीनों वैल्यू उसमें डाल दो, तो d कितना निकल जाएगा, यहाँ से आपका d निकलेगा 35/4। तो देखो इस पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल में मुझे एबीसीडी ही अननोन थे, मुझे एबीसीडी की वैल्यूज पता चल गई, ठीक है। तो ए क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख सकती हूँ मैं आराम से, एबीसीडी की वैल्यूज डाल दो बस इसमें, तो क्या बनेगा, एफ एक्स x³ माइनस 3x² माइनस 9x/4 प्लस 35/4, ठीक है। अब देखो सवाल क्या था, एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा कैसे निकालते हो, सबसे पहले इसका एफ डैश एक्स निकालोगे। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 3/4 इंटू में x² माइनस 2x माइनस 3, यही आ जाएगा ना। ठीक है, अच्छा फिर आप क्या करते हो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करते हो, ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, 3/4 इसको फैक्टराइज करो, x-3 x+1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x क्या क्या आ गया आपके पास, 3 और -1। अब आप क्या चेक करोगे, एफ डबल डैश एक्स निकालो। एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो क्या बनेगा, 3/4 2x माइनस 2, तो ये बनेगा 3/4 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। एफ डबल डैश एट 3 निकालोगे तो कितना बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है ना, एफ डबल डैश 3 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा, यहाँ 3 डालो तो 3 - 1 2, तो ये 3/2 बनेगा, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। तो आपने क्या चेक किया, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 ही आपका क्या हो गया, लोकल मिनिमा मिल गया। और यही आपसे पूछा था, एफ एक्स का लोकल मिनिमा किस पे होगा, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो इसमें बेसिकली आपको ये थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि डेरिवेटिव निकाल तो 0 के इक्वल आता है, तो वहां से आपने चारों वैल्यूज निकाल ली, क्रिटिकल पॉइंट का नॉलेज होना चाहिए बेसिकली। चारों वैल्यूज निकाल ली, फिर आपको पॉलिनोमियल पता चल गया, पॉलिनोमियल पता चलने के बाद आपने क्या किया, अपना पॉलिनोमियल लिख लिया और उसके बाद लोकल मिनिमा का पॉइंट चेक कर लिया, ठीक है। तो ये थे बेटा आपके क्वेश्चन सारे, होप आपको समझ आएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।